स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में सोनिया राहुल पर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप, कारगिल हीरो की पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी तारीफ, इंडसइंड बैंक को 2000 करोड़ का झटका, मार्च तिमाही में भारी घाटे की आशंका, डेरिवेटिव घोटाले ने खोली पोल। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर से 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करने वाले हैं। ये सारे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए तरीके से बनाए और सुधारे गए हैं। खास बात यह है कि इन स्टेशनों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर स्टेशन की अपनी लोकल कल्चर और विरासत भी झलकती है। मतलब स्टेशन अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि शहर की पहचान भी बनेंगे। ईडी ने कोर्ट में बताया कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब ईडी का कहना है कि पहली नजर में दोनों इसमें शामिल नजर आ रहे हैं, और ईडी का तो ये भी कहना है कि इन्हें इस पूरे मामले से करीब 142 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब देखो कोर्ट में आगे क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस में जो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं पी हरीश, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत के लिए टेररिज्म से निपटना और समुद्री इलाकों की सिक्योरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हमारे देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। वहीं कारगिल वॉर में टाइगर हिल जीतने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की काफी तारीफ की है। उनका कहना है कि हमारी आर्मी ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान की शरारतों का बहुत तगड़ा जवाब दिया है। मतलब साफ है कि इंडियन फौज किसी भी हरकत को चुपचाप नहीं छोड़ती। वहीं आपको बता दें कि अब लग रहा है कि सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक और IOB के जो MD और CEO हैं, उनकी नौकरी की मियाद बढ़ाने वाली है। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि अब ये मामला फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, तो दोनों बैंक के टॉप बॉस शायद कुछ साल और अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। वहीं इंडसइंड बैंक की हालत थोड़ी टाइट लग रही है। सुनने में आया है कि इस बार मार्च वाली तिमाही में बैंक को घाटा हो सकता है। दरअसल उनके अकाउंट्स में काफी गड़बड़ियां निकली हैं, खासकर डेरिवेटिव वाले मामलों में। ऐसा कहा जा रहा है कि इन गड़बड़ियों की वजह से बैंक को करीब 2000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। अब पहले बैंक अपनी कमाई के आंकड़े बताएगा, तब साफ साफ पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को फिर से सख्त बोल दिया है कि किसानों को लोन देने में सिबिल स्कोर का झंझट ना डालो। उनका कहना है कि सिबिल स्कोर वाली शर्त की वजह से किसान लोन ले ही नहीं पाते, और जब पैसा नहीं मिलता तो खेती पर असर पड़ता है। ऐसे में खेती भी नहीं चलती और किसान डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार तो सुसाइड तक कर लेते हैं। इससे देश की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ता है। मतलब सीधी सी बात है, किसानों को लोन आसानी से मिलना चाहिए, बिना किसी सिबिल स्कोर के चक्कर में डाले। वहीं 21 मई को वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो याचिकाएं डाली गई थी, उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा कि जो लोग ये याचिकाएं डाल रहे हैं वो खुद इस कानून से सीधे सीधे प्रभावित नहीं हैं, और सिर्फ याचिका डाल देने से वो पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से बोलने वाले नहीं बन सकते। मतलब ये कि अगर उन्हें किसी बात से परेशानी है तो जरूरी नहीं कि पूरा मुस्लिम समाज भी वैसा ही सोचता हो। साथ ही अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारत में कार्यरत ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधन पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू किया जाएगा जो अमेरिका में अवैध आवर्जन और मानव तस्करी को बढ़ावा देने के लिए संलिप्त पाए गए हैं। साथ ही भाजपा ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला किया, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जब विरोध हुआ तब मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको संभालने का उनका तरीका बहुत खराब था। भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो SIT की जांच रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि सरकार ने हिंदुओं के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी की सोच काफी आगे की थी और उन्होंने जो बड़े फैसले लिए हैं वो देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करने में मददगार रहे। खड़गे और राहुल गांधी दोनों वीर भूमि गए और वहां फूल चढ़ाकर राजीव गांधी को याद किया।
साथ ही कोलकाता में रात को कुछ अजीब हुआ। फोर्ट विलियम के पास जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है ना, उसके आसपास जैसे विक्टोरिया मेमोरियल मैदान और रविंद्र सदन के ऊपर कई अनजान ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। इससे वहां काफी टेंशन हो गया, सब लोग थोड़ा डर भी गए हैं। अगर खबरें आपको दिलचस्प लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मोदी जी बीकानेर जा रहे हैं और वहां 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की कई बड़ी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। इसमें रेलवे, सड़कें, बिजली, पानी और सोलर जैसी नई नई चीजें शामिल हैं। मतलब सीधा फायदा लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का है। ट्रैवल आसान होगा, बिजली पानी की सुविधा सुधरेगी और गाँव शहरों को कनेक्ट करने वाली रोड्स भी बनेंगी। साथ ही अश्विनी वैष्णव बोले कि अब पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है कि हम एआई को कैसे रेगुलेट करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया टेक्नोलॉजी और लॉ दोनों का बैलेंस बनाकर एक नया मॉडल ला रहा है, जिससे एआई का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। वहीं गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो बारिश हुई है ना, उसने भी बहुत कहर ढाया। कई जगहों पर तो पानी घरों में घुस गया, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया। दिल्ली एनसीआर में तो पेड़ और बिजली के खंभे तक गिर गए। कुछ जगहों पर तो ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। और मौसम विभाग बोल रहा है कि मानसून भी बस दहलीज पर खड़ा है, अगले हफ्ते कभी भी आ सकता है। साथ ही अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से एक बहुत महंगा बोइंग 747 वाला प्लेन लिया है। अब इसे आगे चलकर एयर फोर्स 1 की तरह यूज करने का प्लान है। इसको लेकर अमेरिका में काफी बवाल मच गया है। खुद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने भी कंफर्म किया है कि हाँ, ये प्लेन लिया गया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत तो जैसे खराब हो गई है। अब वो सीधे लड़ नहीं पा रहा तो नेपाल के रास्ते इंडिया में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियों को शक है कि नेपाल में करीब 37 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हैं जो किसी भी तरह इंडिया में घुसना चाहते हैं। पूरा मामला अभी अलर्ट पर है। वहीं इस साल इंडिया में गेहूं की पैदावार जबरदस्त होने वाली है। फरवरी में थोड़ा गर्मी ज्यादा थी। 100 साल में दूसरी सबसे गर्मी फरवरी रही है। लेकिन असली टाइम जो होता है ना, अनाज भरने वाला, उस दौरान मौसम एकदम बढ़िया रहा, इसीलिए फसल काफी अच्छी हुई। गेहूं रिसर्च वाले जो रतन तिवारी हैं, उन्होंने भी कहा कि ना ओलावृष्टि हुई, ना कोई बड़ी बीमारी फैली, सब कुछ टाइम पर और सही चला, इसलिए इस बार रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद है। जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में टैरिफ वॉर और लोगों की खरीदने की इच्छा कम होने की वजह से थोड़ी घबराहट का माहौल है, तब भी इंडिया की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। आरबीआई की अप्रैल वाली रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब देश की इकोनॉमी अपनी रफ्तार बनाए हुए है, जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। साथ ही आपको बता दें कि बाहर की ग्लोबल मार्केट्स में भी माहौल खराब था और यहाँ भी बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर गिर गए। इससे पूरा मार्केट ही खींच गया नीचे। सेंसेक्स सुबह 270 पॉइंट गिरकर खुला और थोड़ी देर में 800 से भी ज्यादा पॉइंट नीचे चला गया। सोचो 30 में से सिर्फ 3 कंपनियों के शेयर ही हरे थे, बाकी सब लाल निशान में थे। मार्केट का मूड पूरा बिगड़ा हुआ था आज। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुंबई यात्राओं की भी जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा साल 2024 में 3 बार और 2023 में 1 बार मुंबई आई थी। हर बार उन्होंने मुंबई के विभिन्न इलाकों के फोटो और वीडियो बनाए थे। इस संदर्भ में उनकी गतिविधियों की विस्तार से जांच की जा रही है। वहीं टीम इंडिया इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है, लेकिन इस बार विराट कोहली टीम में नहीं है क्योंकि उन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इस खबर ने सबको चौंका दिया। अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी इस बारे में बात की है और कोहली की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला तो वो भी हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत कोहली को मैसेज किया। साथ ही कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। ऐश्वर्या राय सिंदूर लगाकर पहुंची थी और लोग कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने जैसा था। और मजे की बात यह है कि सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, एक और एक्ट्रेस भी सिंदूर लगाकर पहुंची थी। मतलब ट्रेडिशन और स्टाइल का ऐसा कॉम्बिनेशन देखकर सबको सरप्राइज मिला।
वहीं अयोध्या वाले राम मंदिर से जुड़ी जो सारी कानूनी फाइलें थी, मतलब जो सालों से चल रहे केस और 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो सब अब उन्हें डिजिटल किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 30,000 से ज्यादा दस्तावेजों को स्कैन करना शुरू कर दिया है ताकि सब कुछ अच्छे से संभाल कर रखा जा सके। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कह सकते हैं इसको। वहीं अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को आखिरकार अपना ऑफिस वापस मिल ही गया। हुआ यूं था कि एलन मस्क की अगुवाई वाला एक सरकारी डिपार्टमेंट जो खर्चा कम करने के लिए बना है, उसने इस इंस्टीट्यूट के पूरे स्टाफ और बोर्ड को निकाल दिया था और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन अब वो जगह वापस इंस्टीट्यूट को दे दी गई है। मतलब बड़ी उठापटक हुई थी वहाँ, अब जाकर सब कुछ ठीक हुआ है। साथ ही एक्ट्रेस रान्या राव का जो सोना तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है, उसी में ईडी ने बुधवार को कर्नाटक में एक साथ 16 जगहों पर छापेमारी की है। ये सब कार्रवाई PMLA एक्ट के तहत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जांच की जद में कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर का एक एजुकेशनल ट्रस्ट भी आ गया है। मामला अब और बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। वहीं देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी यूरोप टूर पर है। कल वो डेनमार्क की PM मेटे फ्रेडरिक्सन से मिले कोपेनहेगन में। बातचीत के दौरान उन्होंने डेनमार्क का शुक्रिया अदा किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। ये उनकी 3 देशों की यात्रा का दूसरा स्टॉप है। पहले नीदरलैंड गए थे, अब डेनमार्क है और इसके बाद जर्मनी जाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार अप्रैल में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ़्लाइट से सफ़र किया। करीब 1,43,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने घरेलू फ़्लाइट ली। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 8.5% ज़्यादा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंडिगो तो एकदम टॉप पर है। उसकी अकेले की ही हिस्सेदारी 64% से भी ज़्यादा है। एयर इंडिया ग्रुप दूसरे नंबर पर है 27% के करीब। फिर अकासा एयर 5% पर है और स्पाइस जेट की तो अब बस 2.6% ही हिस्सेदारी ही बची है। वहीं सरकार की जो फूड इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम चल रही है, उसका जबरदस्त असर पड़ा है। एक सीनियर अफसर ने बताया कि अभी तक इससे 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और सबसे अच्छी बात, इससे 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को नई नौकरियां भी मिली हैं। मतलब खाने पीने की चीजें बनाने वाली इंडस्ट्री अब तेजी से बढ़ रही है। साथ ही वॉशिंगटन DC में जो इजरायली एम्बेसी है, उसके पास 2 इजरायली स्टाफ को किसी ने गोली मार दी। दोनों की मौत हो गई। उसके बाद वही लोग फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगा रहे थे। अब FBI और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और एक बंदे को पकड़ भी लिया गया है। माहौल काफी टेंशन वाला हो गया है वहाँ। साथ ही महंगाई तो इंडिया में रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन सैलरी वही की वहीं अटकी हुई है। इसी को लेकर बेंगलुरु की एक कंपनी पीपलको के CEO आशीष सिंगल ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि असली घोटाला यही है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास लोग अपने खर्चे तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इनकम बढ़ ही नहीं रही और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं इंडियन नेवी कितनी ताकतवर है, ये तो दुनिया को बताने की जरूरत ही नहीं है। जितनी बार भी कोई बड़ा या मुश्किल मौका आया है, हमारी नेवी हमेशा आगे खड़ी रही है और देश का नाम ऊंचा किया है। अब इस बुधवार को हमारी नेवी को एक ऐसा खास जहाज मिलने वाला है जो पूरे वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं है। इस जहाज की खास बात यह है कि इसे बनाने में वही पुरानी सदियों पुरानी इंडियन तकनीक यूज की जाती है, जैसे हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। इससे पूरी दुनिया को ये समझ में आएगा कि भारत में पुराने टाइम से ही कितनी जबरदस्त शिप बिल्डिंग होती थी और हमारी समुद्री ताकत कितनी स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही झुंसी में अब 10 नई सड़कें बनने वाली हैं। ये सब मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत हो रहा है और इन पर करीब 4.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे महापौर गणेश केसरवानी जी ने इन सड़कों और नालियों के काम की शुरुआत कर दी है। अलग अलग वार्डों में जो सड़कें और नालियां बननी हैं, उनके टेंडर भी फाइनल हो चुके हैं, यानी अब बस काम शुरू होना बाकी है। साथ ही अब CISF के जवानों को 60 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले जैसे ही 30 दिन की छुट्टी रहेगी। और हाँ, जो शराब की सुविधा की बात चल रही थी ना, वो भी नहीं मिलेगी। मतलब जैसे पहले जवानों को शराब से दूर रखा जाता था, वैसे ही अब भी रखा जाएगा। CISF मुख्यालय ने साफ साफ जवाब दे दिया है उस एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वाली वेलफेयर एसोसिएशन को कि ना तो छुट्टियों में बदलाव होगा और ना ही शराब मिलेगी। साथ ही इंडिया में साइबर ठगी के मामले बहुत बढ़ गए हैं। अभी आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली से भी एक बड़ा साइबर ठगी वाला मामला सामने आया है। पता चला है कि म्यांमार और कंबोडिया वाले तरीके से ठगी हो रही थी। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया है और 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है, जिनमें कई महिलाएं भी हैं। अब पुलिस उन सबको कहीं छुपाकर पूछताछ कर रही है ताकि पूरा सच सामने आ सके।
वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक फिलिस्तीन समर्थक छात्र को हाल ही में हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद वहां लगातार छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी बीच एक प्रोग्राम में न्यूयॉर्क सिटी स्कूल की इंटरिम चेयरपर्सन क्लेयर शिपमैन जब मंच पर आई तो छात्रों ने शर्म आनी चाहिए जैसे नारे लगाए और अपना विरोध भी जताया। WHO की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। आतंकवाद को लेकर जो बात थी उसमें भारत ने साफ कह दिया कि जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो अब खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों एक बढ़िया खबर भी आई है। भारत में एशियाई शेरों की संख्या पिछले 5 सालों में 32% से ज्यादा बढ़ गई है। अब कुल शेरों की तादाद करीब 891 हो गई है। मतलब पिछले 5 सालों में 217 शेर और बढ़ गए हैं। 5 साल पहले 2020 में जो काउंट हुआ था तब 674 शेर थे। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि शेरों की संख्या ज्यादा तो जंगलों के बाहर के इलाकों में बढ़ी है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कम। साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 7 घरों में बिना बिजली कनेक्शन के ही चोरी छिपे बिजली इस्तेमाल हो रही थी। जब बिजली वालों ने जांच की तो पता चला कि ये सब अवैध था। अब उस पर करीब 46 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। साथ ही इन घरों में अब बिजली कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं सुबह करीब 11 बजे लंका थाना इलाके में मदरवा में मारुति नगर कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की सेंटरिंग खोलते वक्त सीढ़ी और पिलर अचानक गिर गए। इस हादसे में मिर्जापुर के देवरिया जमालपुर के राम प्रवेश की मौत हो गई। वहीं उसी गांव का 29 साल का महेश घायल हो गया जिसे BHU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। साथ ही होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपने प्रीमियम 2 व्हीलर सेगमेंट में एक नया एडवेंचर स्कूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है XADV। ये दुनिया का पहला मिडल वेट एडवेंचर स्कूटर है और अब ये इंडिया में भी मिल रहा है। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 11.90 लाख रुपए है। जो लोग इसे लेना चाहते हैं वे अब होंडा की बिगविंग डीलरशिप पर बुकिंग कर सकते हैं। डिलीवरी जून 2025 से शुरू हो सकती है। इसी के साथ पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के कारोबारियों के लिए खास कमेटी बनाई जा रही है। इसमें हर बाजार से कम एक व्यक्ति शामिल होगा। ये कमेटी मिलकर उस इलाके के लिए एक अच्छी और काम आने वाली पुनर्विकास योजना बनाएगी ताकि हर बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके। इसी के साथ आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।